जयतु भारतम। साथियों, स्वागत है आपका कविता पाठशाला के इस भाग में। कविता पाठशाला में अब तक हम पिछले जिन भागों को प्रसारित कर चुके हैं उनमें हमारी चर्चा हुई छंद की आवश्यकता क्यों है, छंद कितने प्रकार के हैं, हमारी चरण जी से चर्चा रही वर्णिक और मात्रिक छंदों के बारे में। वर्णिक छंद की चर्चा हम कर चुके। उसके बाद मात्रिक छंद की चर्चा में पिछले भाग में हमने बात की थी लघु मात्राओं की। तो आज बारी है दीर्घ मात्राओं की, और दीर्घ मात्राओं की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं चरण जी आपका स्वागत है। जी। बहुत बहुत आभार दिनेश जी आपका कि आपने इस टूटे हुए सिलसिले को फिर से जोड़ा है। मैं देख रहा हूं कि जो हमारे वीडियो चल रहे हैं उन पे कुछ हमारे मित्रों को लाभ भी हो रहा है, उनके कमेंट्स में पढ़ता रहता हूं, और बाकी जितने भी लोग हमसे आगे फ्यूचर में जुड़ने वाले हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि अपने लाइक्स और कमेंट्स हमें भेजते रहें ताकि हमें थोड़ा सा जानकारी मिलती रहती है कि आप तक हमारी जानकारी सही तरीके से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। और इसके अतिरिक्त कुछ विषय अगर आप अपनी तरफ से हमें बताना चाहते हैं कि जिन पर हम डिस्कस करें, तो वो विषय भी हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। आज चरण जी मैं चाहूंगा कि लघु मात्राओं की बात हम कर चुके, जी। और मैं चाहता हूं दीर्घ के बारे में विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताएं। दीर्घ मात्राएं किस तरह से हम गिनते हैं और कौन कौन सी मात्राएं दीर्घ होती हैं। जी। तो दीर्घ मात्राओं के देखिए दिनेश जी, एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि पोइट्री के अंदर जो सारा खेल है वो मात्राओं का है। जी अगर आप जिसको हम कहते हैं, हिंदी में एक शब्द हम यूज करते हैं, हालांकि शब्द इंग्लिश का है, मीटर। मीटर में पोइट्री लिखना, और उर्दू में हम इसको कहते हैं बहरो वजन के साथ पोइट्री लिखना। तो जिस मीटर की हम बात करते हैं उस मीटर का मतलब ही होता है मात्राएं। उन मात्राओं की काउंटिंग, उनको गिनना, उनको अपने सही मतलब इस्तेमाल में लेके आना। पिछले हफ्ते जो हमने चर्चा की थी वो चर्चा की थी कि लघु मात्राएं यानी छोटी मात्राएं वो कौन सी होती हैं। आज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि दीर्घ मात्राएं कौन सी होती हैं। हमने अपनी वर्णमाला के जो स्वर अक्षर होते हैं शुरुआत के, बस उन पे फोकस करना है। और उसमें जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि हमारे दो अक्षर ऐसे होते हैं जो लघु मात्रा की शक्ल में यूज होते हैं। एक होता है छोटा ऊ, और एक होता है छोटी ई, यानी ई और ई, उ और ऊ। बस ये दो अक्षर हैं, छोटी ई की मात्रा और उ की मात्रा। ये दोनों ही छोटी मात्राओं में प्रयोग होते हैं, यानी लघु मात्राओं में प्रयोग होते हैं। इसके बाद का जितना भी सिलसिला है मात्राओं का, वो गुरु मात्राओं की तरफ चला जाता है। जी जैसे हम वर्णमाला के अक्षर लें, अ, आ, तो आ जो है, ए तो है ही है, वो तो एक छोटा स्वर है ही, उसमें किसी भी मात्रा लगती नहीं है, तो उस पर हम चर्चा करके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे आ पे जब हम जाएंगे तो ये गुरु मात्रा हो जाती है। उसके बाद अ, आ, ई। अब इसमें ई छोटी है और उसके बाद जो ई होती है वो बड़ी मात्रा है। जैसे उदाहरण भी बताता चलता हूं साथ के साथ में। जैसे एक शब्द आपने लिया नदी या कीमत। अब दे पे और के पे दोनों पे बड़ी की मात्रा है, तो ये गुरु मात्रा है। जी उसके बाद उ। अब इसमें एक छोटा ऊ है, एक बड़ा ऊ है, तो जो बाद वाला है बड़ा ऊ वो दीर्घ मात्रा है। जैसे कालू, आलू, है ना। तो इन पे क्या है, ये दीर्घ मात्रा है, बड़ी मात्रा है। ए आई। अब यहां से खेल शुरू होता है। असल में यहां से खेल शुरू होता है ये कि आमतौर पे हमारे जहन में ये बैठ जाता है कि जैसे उ या ई, इसमें लघु और गुरु दोनों है इस कॉम्बिनेशन के अंदर। तो कंफ्यूजन ये होता है कि ए आई का भी यही कॉम्बिनेशन होगा। तो इसलिए कई लोगों के मेरे पास पीछे जब मैं इस तरह की चर्चाएं करता था, तो उसमें ये होता था कि साहब ए जो है वो छोटी मात्रा होगी और आई जो है वो बड़ी मात्रा होगी। दिनेश जी, ये बिल्कुल मतलब फैक्ट बता रहा हूं मैं। इसमें जी कंफ्यूज जी। होते हैं लोग। उसके बाद ओ और औ में कंफ्यूज होते हैं कि ओ छोटी होगी और औ जो है बड़ी होगी, क्योंकि वहां भी एक कॉम्बिनेशन नजर आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ये ए असल में मात्रा का जो खेल है वो समय का खेल है। आप उस समय को जब तक काउंट नहीं करेंगे तब तक आप मात्रा को महसूस नहीं करेंगे। जैसे
दो सेंटेंसों के कनेक्शन के बीच में कई बार एक शब्द आता है कि, अब उसकी जो एक गति होती है, जो उसका समय होता है, उसको काउंट कीजिए। और एक आता है की। अब के और की में आपको अंतर पता चल जाएगा, वैसे ही उ और ऊ में अंतर पता चल जाएगा। अब ये जो शब्द हैं ए और आई, ये ए और आई में दोनों के अंदर समय बराबर लगता है। इस समय को काउंट कर, या तो ये छोटी होती तो ये होता ए, ऐसी आवाज आती, ऐसी नहीं आती है। आवाज क्या आती है? ए, आई, जाने, खाने, पीने, नेता, नेचर। अब ये पूरी की पूरी जो मतलब एक साउंड आती है, वो पूरा समय लेती है। अगर छोटी होती तो साउंड कैसे आती? नेता, है ना? जी जी जी। जाने, ऐसे करके आती। तो वो साउंड नहीं आती है, बल्कि पूरा समय लिया जाता है उसमें। ऐसे ही जब हम ए आई पे जाते हैं, तो जैसे ऐनक, इस तरह के जितने बहुत शब्द कम हैं, आई से शब्द जो है बहुत कम होते हैं। या ऐसा होता है पैदल, अभी पैदल पे आई की मात्रा चढ़ती है, ऐनक पे आई की मात्रा, ये ऐसे बहुत कम शब्द हैं। तो मतलब यह जहां ये ए और आई की मात्रा होती है, वो दोनों ही मात्रा गुरु में होती हैं। उसके बाद हम चलते हैं ओ और औ पे। यहां भी कंफ्यूजन होता है, वो मैं बता ही चुका हूं। तो इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दिमाग से निकालते हैं। बहुत से लोग दिनेश जी मुझसे ये पूछते थे कि जी ऐसा क्यों है, उ और ऊ में तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक छोटी एक बड़ी है, तो इसमें जी, ऐसा क्यों नहीं है? चीज व्याकरणिक दृष्टि से इसको समझा जा सकता है। जी जो ह्रस्व स्वर हैं उनको हम एक मात्रा में या लघु में गिन रहे हैं, जी पर जब अगर स्वरों की बात हम करते हैं, तो जैसा कि आपने बताया, समय जो लग रहा है, जी, यानी लघु से दीर्घ में 2 गुना समय लगता है जब उसको बोला जाता है। बस बस यानी बस बस। दीर्घ को जब बोला जाएगा तो वो 2 गुना हो गया और उसको गुरु माना जाएगा। इसी तरह से हम्म। ऊ की बात तो ठीक है, ऊ लघु है, पर हाँ जी। ए, ऐ, ओ, औ वो हाँ, लघु नहीं है। वो लघु नहीं है। इसलिए उनको हम दीर्घ मानते हैं या गुरु माना जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप जिस भी शब्द को बोलते हैं, कोई भी शब्द आप ले लीजिए, उसके समय को आप काउंट कीजिए। उस समय को जब तक आप काउंट नहीं, जैसे हमने एक शब्द लिया किला, है ना? अब जी इस पे कि पे जो मात्रा है, या इसी को हम जैसे कहते हैं कीला, अब किला और कीला, अब इन दोनों में कितना अंतर आपको महसूस हो रहा होगा? के पे हम रुकते नहीं है, जहां पे छोटी मात्रा है वहां पर ठहराव नहीं होता है। बड़ी मात्रा के साथ एक ये भी मतलब आप महसूस कर सकते हैं इस चीज को गुरु मात्रा के साथ, कि वहां पर एक ठहराव है, वहां आप रुक ही नहीं सकते। और छोटी मात्राओं पर आप टिक नहीं सकते, वहां ठहर नहीं सकते, आपको आगे जाना ही होगा। मतलब उस पे वही नहीं है। जैसे भी, जैसे आद, शांत, ये छोटी मात्राओं पे शब्द खत्म होते हैं। अब इस पे आप रुक ही नहीं सकते। शांत, आद, अब ये आदि होता, आदि, यहां पे ठहराव है। अब शांति को हम शांति बोलते हैं, लेकिन वो जो शब्द है वो गलत है। जो सही शब्द है वो है शांत। तो अब इस शांति पे छोटी की मात्रा है तय पे, तो यहां पे ठहराव ही नहीं है, रुकते ही नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि जहां पे बड़ी मात्रा यानी गुरु मात्रा होती है, उसको आप महसूस करिए, वहां पे ठहराव होता है। छोटी मात्रा पे ठहराव नहीं होता है, उस समय का उससे पता चलता है। तो फर्क दोनों में केवल इतना सा है। अब छोटी मात्रा वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, मतलब आगे बढ़ो यहां से। बड़ी मात्रा कहती है कि रुको। ये भी एक अंतर है दोनों के बीच में। चरण जी, बहुत बढ़िया। आपने गुरु मात्राओं के बारे में अच्छी जानकारी दी और मुझे लगता है कि मुझे समझ में आया है तो हमारे दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे और अपने दर्शकों से अनुमति लेना चाहूंगा, और आप कुछ कहना चाहते हैं तो आमंत्रित हैं। ये जो हम जिन विषयों पे चर्चा कर रहे हैं, ये विषय खाली पोइट्री लिखने वालों तक ही सीमित नहीं है। ये आमतौर पे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, खासतौर से जो हिंदी सीखना चाहते हैं, उनको भी इन चीज़ों की थोड़ी सी मालूमात, जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो लोग पोइट्री से जुड़े हुए हैं उन्हीं को हिंदी आनी चाहिए। जो आम तौर पर हमारे मतलब 10वीं 12वीं के, इवन मेरे घर में भी जो बच्चे हैं,
उनका फोकस ज़्यादातर रहता है कि सब अंग्रेजी वो सीखें, हिंदी के विषयों में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मेरा निवेदन जो पेरेंट्स भी हमारा वीडियो देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि हमारी हिंदी भी उतनी ही समृद्ध, उतनी ही बढ़िया तरीके से लोगों तक उसकी व्याकरण, उसकी ग्रामर पहुंचे और हमारे बच्चे उस भाषा को ठीक तरीके से प्रेजेंट कर पाए। जी जी, प्रणाम।